दोस्तों, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स या बेसिक इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोगों ने तीन तरह की डेफिनेशंस पर बात की थी। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, नंबर 2 वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, नंबर 3 स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन। मैंने कहा था स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना हो या आपसे कोई पूछे तो आपको कौन सी डेफिनेशन बतानी है? स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन ही बतानी है। और नैरो डेफिनेशन कौन सी होगी? क्यों होगी? क्योंकि उसमें ह्यूमन बिहेवियर को शामिल नहीं किया गया, केवल वेल्थ ओरिएंटेड थी वो डेफिनेशन। किस ओरिएंटेड थी? वेल्थ ओरिएंटेड थी। और नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे, वही हम लोग स्टार्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फोर्थ है ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन और ये किस किस अर्थशास्त्री ने दिया? हेनरी स्मिथ, सैमुअल्सन और बेनहम। कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं? हेनरी स्मिथ, सैमुअल्सन और बेनहम। इसमें डेफिनेशन लिखिए, बेनहम की डेफिनेशन लिखिए। अकॉर्डिंग टू बेनहम, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें रोजगार एवं जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें रोजगार एवं जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इकोनॉमिक्स is the study of factors affecting of employment and standard of living। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रोजगार और जीवन स्तर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पर निर्भर करेगा? भाई इनकम पर निर्भर करेगा ना। आय पर निर्भर करेगा। जीवन स्तर किस पर डिपेंड करेगा? आय पर। अल्टीमेट किसी फैमिली का, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, हर एक का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिल जाए, उनकी आय का स्तर बढ़ जाए, जिससे उनका जीविकोपार्जन ठीक से चले। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो सब किस पर डिपेंड करेंगी? इनकम पर डिपेंड करेगी ना। तो किसी कंट्री की इनकम को बढ़ाना हो या किसी व्यक्ति की इनकम को बढ़ाना हो, इन सब चीजों को हम कहां स्टडी करते हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा। किसने कहा? बेनहम, सैमुअल्सन और हेनरी स्मिथ। इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं वो विषय क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या हम इकोनॉमिक्स में रोजगार और जीवन स्तर से संबंधित सिचुएशंस का अध्ययन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं।
इकोनॉमिक्स हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में जीना सिखाता है और उनका एक बेस्ट मैनेजमेंट करना सिखाता है, अच्छा प्रबंधन करना सिखाता है। अब देखिए किसी भी कंट्री की इनकम, देखिए लेस इनकम, इनकम यदि लेस है तो हमारी सेविंग भी क्या होगी, लेस, और फिर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी लेस होगा ना। प्रोडक्शन भी लेस होगा, और जब प्रोडक्शन लेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट का स्तर अप होगा या डाउन होगा, लेस। एम्प्लॉयमेंट भी लेस होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट लेस होगा तो अल्टीमेट क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी। तो यदि किसी कंट्री में सिचुएशन है तो उस कंट्री के सामने एक प्रॉब्लम जनरेट होगी। अब इस प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करना है। आज हमने इंडियन इकोनॉमी की बात करें, कोरोना काल की बात जब हम लोग बात करें तो हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्तर काफी क्या हो गया है, डाउन हो गया है, रोजगार का स्तर काफी डाउन हो गया है। हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस वही है। एक व्यक्ति को भूख लगती है, रोटी तो खानी है ना उसका। कभी हमारा कंजम्पशन जीरो हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता, वेरी गुड, नहीं हो सकता, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। इनकम भले जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो, और जब इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है, तो फिर कर्जा बढ़ता है ना। तो हमारे कंट्री पर क्या हो रहा है, कर्जे की स्थितियां बढ़ रही है। तो ये हम लोग एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सिचुएशन है। अब कंट्री को क्या चाहिए, हमारा देश क्या चाहिए कि यदि इस समय हम यूथ को रोजगार दे दें तो हम दो तरह का काम बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। एक तो जो यूथ है वो बहुत क्रिएटिव है, यदि यूथ के पास काम नहीं है तो उसका दिमाग तो फालतू नहीं रहेगा। यदि उसको काम दे दिया जाता है तो अपने काम को क्रिएटिव ढंग से करता रहेगा, और यदि काम नहीं है तो कोई भी इलीगल काम करना शुरू कर देगा, तो आपराधिक जो वृत्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो इस समय रोजगार की रिक्वायरमेंट है और यूथ को रोजगार मिलना चाहिए। तो कंट्री को काम किस पर करना चाहिए कि हमें लोगों को रोजगार देने पर काम करना चाहिए। और हमारा इकोनॉमिक्स किस प्रकार काम करता है, कीन्स ने 1929 में 1930s में जब ग्लोबल डिप्रेशन आया, विश्वव्यापी मंदी आई, तब उन्होंने दो तरह की अप्रोच दी थी। क्योंकि जब बहुत मंदी क्या होती है, किसे कहते हैं मंदी, डिप्रेशन किसे कहते हैं, एक तो होता है रिसेशन और एक होता है डिप्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक अर्थशास्त्री ने बहुत हंसते हुए दोनों में अंतर किया था कि यदि पड़ोसी की नौकरी चली जाए तो रिसेशन है और खुद की चली जाए तो डिप्रेशन है। नहीं, यही बात समझ में है। पड़ोसी की गई तो हम भयभीत हुए, खुद की गई, भयभीत होने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। तो वो अवसाद या मंदी की स्थिति है। मंदी में क्या होता है दोस्तों कि हमारी डिमांड समाप्त हो जाती है। डिमांड समाप्त क्यों हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होता है। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को रोजगार, जो एम्प्लॉयज थे वो पलायन कर गए, अपने गांव की ओर चले गए। अब गांव में पहले भी काम नहीं था, आज भी काम नहीं है, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। जब बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए तो हमारी डिमांड तो क्रिएट हुई नहीं और हमारा रोजगार उड़ जा रहा है, तो डिप्रेशन है। सप्लाई तो अवेलेबल है, प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, लेकिन खरीदार नहीं है। जब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक अच्छी स्थितियां नहीं होंगी। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से
वहां हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की जो थे वो सब फेल हो गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सिचुएशन को क्रिएट करने में फेल हो गया था। तभी ये मैक्रो के रूप में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, कीन्स ने एक पुस्तक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, विच वाज पब्लिश्ड इन 1936। ये कीन्स की बहुत ही फेमस पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और ग्लोबल डिप्रेशन को दूर करने में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ने जबरदस्त रोल प्ले किया। मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत सिंपली यूं समझे, यदि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दरों में परिवर्तन करके कीमत स्तर को बनाए रखना मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, और कर की दरों में परिवर्तन करके कीमत स्तर को बनाए रखना फिस्कल पॉलिसी है। टैक्स रेट को यदि मैनेज करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात है। तो जैसे सीआरआर है, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, इनको जब हम मैनेज करते हैं तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, आरबीआई ने कंट्रोल करता है। पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कीन्स ने सपोर्ट किया, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का सपोर्ट किया। कॉलेज लेक्चरर लेवल पर भी सवाल, स्कूल लेक्चरर लेवल पर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि उन्होंने, तो उनकी पुस्तक में उन्होंने रोजगार और आय के सिद्धांत की बात कही कि आय और रोजगार की बात करें तो ग्रोथ ओरिएंटेड जो डेफिनेशन है, विकास आधारित जो परिभाषा है, उसको हम लोग बेसिकली किस बात पर फोकस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यदि हम इनकम को, कोई भी कंट्री अपनी इनकम को बढ़ाता है, यदि हम लोग इनकम को इंक्रीज कर पाते हैं तो इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, सेविंग भी बढ़ेगी ना भी। अब तक तो क्या हो रहा था, जो कुछ हम कमा रहे थे सारा कंजम्पशन पे खर्च हो रहा था, जो कमाया वो हमने खा पी लिया। पहले घर में एक आदमी काम करता, अब दो करने लगे, एक से हमने काम चला लिया खाने पीने का, दूसरे का हमने सेविंग करना शुरू कर दी। और सेविंग का ही एक पार्ट क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा दोस्तों। तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये तो इकोनॉमी की क्या है, बैकवर्डनेस है, गतिहीनता है। और ये इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, विकास की स्थिति है। इकोनॉमिक्स, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अच्छी स्थिति होगी, उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये बैकवर्डनेस, तो यहां पर काम इकोनॉमिक्स ये सिखाता हमें, ये होने पर तो जिस विषय में हमारी आय और रोजगार बढ़ाने की सिचुएशन पर काम करे वही विषय क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो ये चौथी डेफिनेशन हुई, चौथी तरह की डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिफ्थ, और वो कौन सी है, वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषा। वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन। इसको हिंदी में लिखने की कोई जरूरत थोड़ी है, अरे हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, लिख लो हिंदी। आय में वृद्धि, बचतों में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि। और रोजगार में वृद्धि होगी तो पुनः आय में वृद्धि। आय में कमी, बचतें कम होंगी, विनियोग कम होगा, उत्पादन कम होगा और रोजगार में कमी होगी। वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषा।
wantlessness based definition आवश्यकता विहीनता आधारित, आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषा। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर जेके मेहता ने जब जो एंशिएंट इकोनॉमिस्ट हुए उनको आधार बनाया और जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट हुए, पाश्चात्य जो अर्थशास्त्री थे, उनकी बहुत सी चीजों को रिजेक्ट करते हुए, बहुत सी चीजों का खंडन करते हुए उन्होंने डेफिनेशन दी प्रोफेसर जेके मेहता ने कि हम आवश्यकताओं को क्या कर लें, सीमित कर लें, हमारी वांट्स को क्या कर लें, रिक्वायरमेंट्स को। जब इन्होंने ऐसा कहा तो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यदि हम आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे वांट्स को, यदि हम लोग लिमिटेड कर लेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड कम हो जाएगी और जब इफेक्टिव डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड कम होगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी में क्या पैदा होगी, बैकवर्डनेस होगी ना, इकोनॉमी गतिहीनता की ओर चली जाएगी। तो ये कहकर उसकी आलोचना कर दी गई। प्रोफेसर जेके मेहता की बात की कि इस डायनेमिक वर्ल्ड में, इस डायनेमिक दुनिया में, इस गतिशील दुनिया में यदि हम लोग हमारी आवश्यकताओं को कम करना शुरू कर देंगे तो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं होगी, आर्थिक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी, आर्थिक गतिहीनता की सिचुएशन पैदा होगी जो बहुत ही गलत है, वो अच्छी स्थिति नहीं है इकोनॉमी की। तो प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा कि मेरे एक सेंटेंस का मीनिंग ये ना निकाला जाए, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं ना तो जो क्रिटिसाइजर होते हैं, जो आलोचक होते हैं, जिनको क्रिटिसिज्म करनी है, आलोचना ही करनी है, तो वो अपनी बात को तैयार रखते हैं। दोस्तों, कोई भी बात कहकर देखना, वो तुरंत ना जो बाउंस आएगा शानदार डंका, ये हमारी नेचर के हिस्से हैं। तो इन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब ये था, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कि यदि हम लोग किसी पर्सन की, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसकी 20 रिक्वायरमेंट्स है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है, 20 में से इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, फुलफिल हो जाती है कितनी, 16 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल हो जाती है। कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, 16। कितने परसेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, 80% हो गई क्या, 80% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है, उसकी 20 आवश्यकताएं हैं, घर वालों ने 16 आवश्यकताओं को तो पूरा कर दिया, 16 जरूरतें क्या कर दी, पूरी कर दी। केवल 4 जरूरतें तो रही, 20%, और वो भी क्या थी कि एक तो उसको मोबाइल नहीं दिलवाया, एक उसको गाड़ी नहीं दी, दो तो प्रोग्राम ये थे उसमें। तो हम किस बात के लिए बेचैन हैं, जो हमारी 80% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई उसको तो हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और केवल जो हमारी 20% जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है उसके लिए हम बेचैन हैं, उसके लिए हम परेशान हैं। तो यदि हम लोग किसी लेवल पर सेटिस्फाई होकर के फर्दर में प्रयास नहीं करेंगे, अफोर्ड नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होगा
और बगैर कंसंट्रेशन के कोई भी तरह का काम ढंग से नहीं किया जा सकता है, इस दुनिया का ये नियम है। तो कंसंट्रेशन होने के लिए सेटिस्फेक्शन जरूरी है, और सेटिस्फेक्शन होने के लिए जितना है उसको एंजॉय करना जरूरी है, उसे हमें एंजॉय करना ही होगा। मेरी बात समझ में आई? प्रोफेसर जेके मेहता ने बात कही कि हमें ये जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, हमारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है, उसको एंजॉय करें और आगे का निरंतर क्या करते रहें, एफर्ट करता रहें, एफर्ट या प्रयास करें। जेके मेहता की डेफिनेशन लिखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें आवश्यकताओं को सीमित करने के संबंध में, आवश्यकताओं को सीमित करने के संबंध में, आवश्यकताओं को सीमित करने के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ऑफ human behavior, economics is a science that studies human behavior as a means to the end, means to the end of wantlessness, means to the end of wantlessness। इसके मेन पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1, it is based on ancient इंडियन इकोनॉमिक थॉट, ये प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट, ये प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन पर आधारित है। नंबर 2, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन पर आधारित है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये गांधीयन फिलॉसफी है ना? कौन सी फिलॉसफी है? गांधीयन फिलॉसफी है। गांधी जी को तो यही तो कहते थे, क्या कहते थे गांधी जी? सादा जीवन, मतलब एक ही है ना जो कितने मीटर की धोती हुआ करती थी, 3 मीटर की, 2.5 मीटर की, 2 मीटर की, उसी में सारे प्रोग्राम चलते थे उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे देश में कितनी तो आबादी है और कितना कपड़ा है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना कपड़ा, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिमम कंजम्पशन की बात करते हैं। इंडियन किसकी बात करते हैं? अनुकूलतम उपभोग। अनुकूलतम उपभोग, ऑप्टिमम कंजम्पशन, या हम लोग कहें संयमित उपभोग। ऑप्टिमम कंजम्पशन की हम लोग बात करते हैं। और चौथी बात है अधिकतम
लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी हम तो इस फिलॉसफी पर जीते हैं कि ज्यादातर लोगों को ज्यादा सुख मिलना चाहिए, जबकि वेस्टर्न थॉट किस पर था? वेस्टर्न थॉट किस पर था भाई? एडम स्मिथ की बात याद है क्या आपको? क्या कहा था एडम स्मिथ ने? कि कभी किसी का भला मत करो। ये तो बहुत सिंपल सी बात कही थी उन्होंने कि कभी किसी का भला मत करो, और भला करना ही है तो कब करना है? जब आपका, क्या भारतीय चिंतन भी ऐसा है क्या? वो तो क्या करता है, पड़ोसी का ज्यादा ध्यान रखता है। परमार्थ, हम ओवर इमोशनल लोग हैं भारतीय। तो ये हमारे यहां जो वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन थी, उसमें प्रोफेसर जेके मेहता का ऑब्जेक्ट था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उनके बारे में हम लोग इस तरीके का बात करें, और जो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है उनके लिए हम लगातार क्या करते रहें? अफोर्ट करते रहें, और उनके लिए हम लोग प्रयास करें। इज इट क्लियर? अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में। इसके जब सब्जेक्ट मैटर की हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया इकोनॉमिक्स को। There are divided into two parts, या two branches of economics. There are divided into two parts, two branches of economics. अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा गया। अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा गया। There are divided into two branches of economics. और ये किसके द्वारा डिवाइड किया गया? बाय रेगनर फ्रिस। रेगनर बाय रेगनर फ्रिस इन 1933। उन्नीस में रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया? दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। किस किस में? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? दो पार्ट्स में। माइक्रो जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से क्रिएट हुआ? ग्रीक वर्ड
Micro word create the Greek word micros, which means माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की माइक्रोज से हुई, ग्रीक भाषा की माइक्रोज से हुई, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा के माइक्रोज से हुई, जिसका अर्थ सूक्ष्म, which means minute, और very small। सूक्ष्म या बहुत छोटा, मीन्स माइन्यूट, माइन्यूट, माइन्यूट या सूक्ष्म, माइन्यूट या सूक्ष्म या वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, जिसका मीनिंग क्या होगा, बहुत छोटा, जिसको हम लोग किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो वी कैन सी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये दोनों कैसे कॉन्सेप्ट है, एक तो होता है एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट और एक होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स, इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हम लोग बोलते तो खूब है कि रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताएंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। पल्लवी, हेमलता, कपिल, आप लोगों में से बताएं, बोले। अरे एक तो एब्सोल्यूट वर्ड सुना ना, निरपेक्ष, और एक रिलेटिव जो सापेक्ष, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये दोनों फालतू ही आते रहते हैं वैसे ही। हाँ तो प्रतिशत में, निरपेक्ष में क्या है, देखो दोस्तों, रिलेटिव कॉन्सेप्ट वो होता है जिसको एक के बगैर दूसरे को डिफाइन ना किया जा सके। एक के बगैर दूसरे को डिफाइन नहीं किया जा सकते, वो रिलेटिव है। और यदि मान लीजिए इंडिपेंडेंटली किसी को डिफाइन किया जा सकता है तो वो एब्सोल्यूट है, इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जा सके। तो यदि हमें माइक्रो को डिफाइन करना है तो मैक्रो की जानकारी होनी चाहिए, और मैक्रो को डिफाइन करना है तो माइक्रो की जानकारी होनी चाहिए। बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करना। मनीषा समझ लीजिएगा, पहले आप लोग है ना, जो फिर पहले भी आपके कंफ्यूजन्स थे माइक्रो और मैक्रो पे, बहुत सारे सवाल बनते हैं। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि यदि हम लोग राजस्थान की इकोनॉमी में, राजस्थान में यदि हम जयपुर की बात करें तो ये जयपुर का स्टडी जो होगा वो तो माइक्रो है, लेकिन राजस्थान की जो स्टडी है वो मैक्रो होगा। एक ही कॉलेज में यदि पूरे कॉलेज को स्टडी करें तो मैक्रो हो जाएगा, और यदि रेफरेंस क्या हो कि उसी में किसी एक ब्रांच, उसी में केवल आर्ट्स के विद्यार्थियों की हम बात करें, एक तो क्या आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीबीए, बीसीए, सभी की हम लोग बात करें तो वो तो क्या हो गया, हमारा होल पार्ट हो गया। और यदि उसमें हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को स्टडी करें, पर्टिकुलर नेम जब हम दे देते हैं किसी पर्टिकुलर को, और यदि राजस्थान के या जयपुर के सभी कॉलेजों में एक कॉलेज की स्टडी करें तो वो माइक्रो है, और जयपुर के सभी कॉलेजेस की स्टडी क्या होगी, मैक्रो होगी।
और यदि भारत की बात करें तो भारत की तो होल इकोनॉमी मैक्रो होगी, और भारत में यदि राजस्थान की स्टडी करें तो क्या होगा, भारत में यदि यूपी की स्टडी करें तो क्या होगा। तो ये रिलेटिव है, यानी साथ साथ चलते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो होल इकोनॉमी को स्टडी करें एग्रीगेट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो होता है, और इंडिविजुअल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो होता है। किसको स्टडी करें, एग्रीगेट्स को। समग्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, मैक्रो, और इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी क्या कहलाएगी। जैसे एक उद्योग का अध्ययन करें, एक परिवार का अध्ययन करें, एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करें, और संपूर्ण देशवासियों की इनकम की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कोई कंफ्यूजन है क्या। तो ये एक दूसरे को डिफाइन करते हैं जी। चलिए, तो ये ग्रीक वर्ड है, और मैक्रो जो है, मैक्रो वर्ड भी किससे क्रिएट हुआ है, मैक्रो वर्ड भी किससे क्रिएट हुआ है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड मैक्रोज, which means whole, which means क्या होगा, whole, संपूर्ण या समग्र या कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र या संपूर्ण, या एग्रीगेट, समग्र। तो ये दोनों ही माइक्रो और मैक्रो वर्ड दोनों ही सबसे पहले किसने यूज किया, रेगनर फ्रेस ने। खूब सारे प्रश्न बने हुए, फर्स्ट टाइम, हु इज द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ माइक्रो वर्ड, रेगनर फ्रेस। मैक्रो वर्ड भी किसने यूज किया, कब किया, 1933 में क्यों किया, उससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि रेगनर फ्रेस को दिमाग में आया ही तब होगा। आप कब सोचते हो किसी चीज के बारे में, जब आप बहुत खुश होते हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तभी आप चीजों के बारे में खूब सोचते हो ना। नो, जब हमारे सामने कोई समस्या हो तो रेशनल बिहेवियर ये कहता है कि उस समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो जाना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आने चाहिए हम, हमारा उस समय दिमाग बहुत क्रिएटिव हो जाना चाहिए। तो जैसे हमारे इंडियंस में कहावत भी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो 1930s में जब ग्लोबल डिप्रेशन आया तो पूरी दुनिया के सामने संकट था, जैसे आज आया हुआ है कोरोना के समय, पूरी दुनिया के सामने संकट है ना। तभी तो इन्होंने है ना जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन और दुनिया भर के जो इसका जो प्रोग्राम चलना था वो खोज के प्रयास किया ना। तो समस्या के बाद ही तो समाधान खोजा जाता है। तो वह ग्लोबल डिप्रेशन था। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, जो हमारे इकोनॉमिक्स से पहले जो हमारा इकोनॉमिक्स था वो किस पर था बेस्ड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यानी वो इस बेस पर चलती थी कि आप तो उत्पादन किए जाओ, आप तो प्रोडक्शन करे जाओ, मार्केट में सब खप जाएगा, सब बिक जाएगा। 1929-30s में हमने वो प्रोग्राम जारी रखा, हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं, बाजार में पड़ा रहा, बेकार होता रहा। तो वो अप्रोच फेल हो गई ना। वो समय इकोनॉमिस्ट की जो अप्रोच थी कि बाजार में वस्तुएं डालते जाओ, उत्पादन करते जाओ, स्वतः ही क्या होता जाएगा, यानी उस पूर्ति ही मांग को जनरेट कर लेगी। लेकिन 1929-30 में क्या हुआ कि उत्पादन था, डिमांड नहीं थी। कारण क्या हुआ, लोगों के रोजगार
चले गए थे, लोगों के पास कोई रोजगार, तो बगैर रोजगार के कैसे संभव है दोस्तों? बगैर रोजगार के क्या संभव है? क्या है संभव? बगैर रोजगार के डिमांड संभव है। डिमांड कब होगी? जब, तो ये जो कोटेशन है, जेबीसी का कोटेशन है, लिख लीजिए आप लोग, भले ही कहीं भी कोट कर लीजिए इसको। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। प्रोफेसर जेबीसी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये जेबीसी का कोटेशन है दोस्तों। जेबीसी किसका कोटेशन है? जेबीसी। हाँ, कल लिखवाया था ना। ये जेबीसी देखो से है, लेकिन प्रोग्राम बहुत खतरनाक है इसका। तो जेबीसी ने बात कही और ये फिलॉसफी, ये हमारा जो थॉट था वो फेल हो गया। तब इन्होंने देखा कि यार ये माइक्रो और मैक्रो, इन्होंने देखा कि ये क्या झंझट है, ये क्यों चीजें असफल होती हैं। तो कीन्स ने, रेगनर, फ्रिस ने, इन्होंने आगे काम किया, तो इनके दिमाग में आया कि इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट हो जाने चाहिए। कितने पार्ट होने चाहिए? कितनी ब्रांचेस में, इसके सब्जेक्ट मैटर को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए? दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, जिसका एक का नाम क्या दिया इन्होंने? माइक्रो, और दूसरे का नाम क्या दिया? मैक्रो। और ये किसने दिया? रेगनर, फ्रिस ने। कभी भूलोगे क्या? भूल जाओगे क्या? नहीं भूलना है, कि भूलने के लिए थोड़े, और कम से कम एग्जाम हो तब तक तो याद रखना ही है। अब हम लोग पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेडिंग लगाएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी बेटा, रेगनर, फ्रिस की बुक्स तो इनकी सभी की हैं, पर मुझे रेगनर, फ्रिस की बुक का भी ध्यान नहीं है। पर फर्स्ट नोबेल प्राइज थे रेगनर, फ्रिस इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में। पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। और पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रेगनर, फ्रिस को। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार लेने वाला व्यक्ति था रेगनर, फ्रिस। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, कि जिनकी बुक्स बहुत महत्वपूर्ण थी उन्हीं बुक्स का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी तो वैसे तो सभी प्रोफेसर्स ने, सभी ने अपनी किताबें लिखी, लेकिन उनका कौन सा कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान में रखने की बात है। जैसे कीन्स की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, जो हर एक प्रोफेसर और लोगों की जबान पर होता है। जैसे हमें एडम स्मिथ की पुस्तक पता होनी चाहिए, उससे सवाल पूछा जाता है, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी हर एक को ध्यान में रखने की बुक्स तो इतनी बुक्स है, लिस्ट बन जाएगी खूब सारी, तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है रेगनर, फ्रिस, अर्थशास्त्र में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम लोग चर्चा करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत संयंत्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण, प्राइस मैकेनिज्म, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत संयंत्र,
इसका दूसरा नाम प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। ये कई बार एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है और इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत संयंत्र। क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो उपकरण है वो है कीमत संयंत्र, प्राइस मैकेनिज्म, और इसका दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, या पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यूं भी लिख सकते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति की आय। अ हाउसहोल्ड या पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, एक परिवार, एटसेट्रा। यानी कोई भी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल या स्पेशल की जब हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा? माइक्रो होगा, और एग्रीगेट्स को स्टडी करेंगे तो क्या होगा? मैक्रो होगा। नेक्स्ट लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। Instrument of macroeconomics is इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार। इसका इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे आप नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और इसका दूसरा नाम लिखेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार सिद्धांत, ये इसका दूसरा नाम है, आय एवं रोजगार सिद्धांत। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही मायने में कहां से डेवलप हुआ? कीन्स की पुस्तक जब हमने दी। कीन्स की पुस्तक कौन सी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसी से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ दोस्तों? डेवलप हुआ। वहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही ढंग से हमने स्टडी किया। Macroeconomics is the study of whole economy। समष्टि अर्थशास्त्र में whole economy और एग्रीगेट्स
समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा समग्र का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा समग्र का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अथवा समग्र का अध्ययन किया जाता है। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति। कल हम किस पर चर्चा करेंगे? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी को